मानवी ने हमेशा से ही बचत करना सीखा था, लेकिन उसकी बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई उसे ही पता नहीं चला। कैसे, आइए देखते हैं। मानवी बहू, मैंने तुझे 1 बाल्टी पानी गरम करने को कहा था, तूने आधा बाल्टी पानी ही गरम किया, क्यों? वो माँ जी, गीजर खराब हो गया है ना, तो गैस में पानी गर्म करना पड़ता है। 1 बाल्टी पानी के लिए बहुत सारी गैस वेस्ट हो जाएगी ना, इसलिए मैंने आधी बाल्टी पानी ही गर्म किया। और वैसे भी बेफिजूल का पानी खर्च करना अच्छी बात थोड़ी ना है। आधी बाल्टी पानी नहाने के लिए बहुत होता है माँ जी। सास कभी पानी को देखती तो कभी बहू को। अब घर की सारी चीजों का हिसाब किताब जो बहू संभालती थी, उससे क्या बहस करती, इसलिए वो मानवी से कुछ नहीं कहती और ठंडे पानी से नहा लेती है। बहू 10 बज गए, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बना? माँ जी, सुबह उठकर नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ। मैंने सोचा क्यों ना ब्रंच किया जाए, आजकल वैसे भी ब्रंच का जमाना है। ब्रंच क्या होता है बहू? माँ जी, ब्रंच यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच का मिक्स। हम नाश्ता ना करके डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। वो 2 बार खाने से अच्छा है ना, एक ही बार में काम हो जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन नाश्ते का क्या? ओहो, आप समझी नहीं माँ जी, नाश्ता दे तो रही हूँ ना आपको। ब्रंच ब्रंच, लंच और ब्रेकफास्ट का मिक्स। अब सास समझती है कि उसकी बहू ने बचत करने की नई तरकीब ढूंढी है। कर ले बहू, बचत कर ले, मैं भी देखती हूँ कब तक करेगी ऐसा। फिर एक दिन, भाभी मुझे ना ब्लू कलर का एक ब्लाउज सिलवाना था, कॉलेज में फैशन शो है ना, इसलिए। फैशन शो के लिए तो फैशनेबल ब्लाउज लगेगा और उसके लिए तो दर्जी डबल पैसे मांगेगा। नीमा, मैं क्या बोल रही हूँ कि तुम्हारे भैया की ना एक शर्ट रखी है और वो किसी काम की भी नहीं है, तो मैं उसी को कट करके डिजाइन कर देती हूँ। फैशन शो में वैसे भी डिजाइनर कपड़े ही चलते हैं, है ना। भाभी कितना अजीब हो जाएगा वो। देखो मुझे सिलाई आती है, डोंट वरी, मैं बना दूंगी एकदम मस्त डिजाइनर ब्लाउज। हाँ। नीमा को अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन भाभी बड़ी थी तो बोलती भी क्या। वहीं मानवी चिन्मय की शर्ट को कट करके नीमा को पकड़ा देती है और जब नीमा शर्ट से बना ब्लाउज पहनकर अपने कॉलेज जाती है तो सभी उसका बहुत मजाक बनाते हैं। भाभी, आज आपकी वजह से कॉलेज में सभी ने मेरा बहुत मजाक बनाया। कुछ भी, इतना अच्छा ब्लाउज तो बना कर दिया था मैंने। वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, किसी को फैशन सेंस की नॉलेज ही नहीं होगी। अरे बेटी छोड़, अब जो हो गया सो हो गया, अब रोना बंद कर। माँ के समझाने पर नीमा शांत हो जाती है, लेकिन वो अपनी भाभी से बहुत गुस्सा थी। अब तो मानवी की कंजूसी की हद ही हो गई कि अगर घर में कुछ खत्म हो जाता तो वो कुछ दिनों तक तो बाजार से वो सामान लेकर ही नहीं आती और पड़ोसन से मांग कर काम चला लेती। मानवी, अरे ओ मानवी, घर में मेहमान आ गए, दूध खत्म हो गया है, दूध मिलेगा क्या थोड़ा सा? दूध? अच्छा रुको, देती हूँ। इसके यहाँ से ही सामान मांग कर लाती हूँ, नहीं दिया तो भी बुराई। एक काम करती हूँ, दे ही देती हूँ। फिर मानवी एक कप में थोड़ा सा दूध लेकर आती है। ये लो विमला, थोड़ा सा दूध। थोड़ा सा? अरे तुमने तो कहा था। विमला मानवी की चालाकी समझ जाती है और शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। रोज मेरे यहाँ मांगने आ जाती है और जब इसकी बारी आई देने की तो कंजूसी शुरू। ऐसे ही दिन बीतते हैं, लेकिन मानवी की कंजूसी में कोई सुधार नहीं होता। फिर एक दिन, बहू मेरे मायके वाले आ रहे हैं शाम को। लोग आएंगे मतलब खर्चा? ओ नो। माँ जी एक काम क्यों नहीं करती, आप ही मायके चली जाओ ना, बहुत दिन हो गए ना गए हुए। वो लोग आएंगे तो एक गाड़ी से कितने ही लोग आ पाएंगे, और आप जाओगी तो इसी बहाने पूरे घर से मिल लोगी, आस पड़ोस वालों से भी मिल लोगी, है ना। बात तो तू ठीक कह रही है बहू, मैं ही चली जाती हूँ। अब सास मायके जाने की तैयारी शुरू करती है, जिसके लिए वो बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके आती है। ये देखकर तो मानो मानवी को हार्ट अटैक ही आ जाता है। माँ जी ये आपने क्या किया? अरे शॉपिंग बहू, इतने सालों बाद मायके जा रही हूँ, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वहाँ मेरे छोटे छोटे भतीजा भतीजी हैं, अभी घर में नई बहू भी आई है, फिर माँ है, भाभी है, तो सबके लिए बस कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। उन लोगों को आने के लिए बोल ही देती, फिर भी ठीक था। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इन्हें मायके जाने की सलाह दी, दुगना खर्च करा दिया। वहीं सास मजे से मायके चली जाती है और कुछ दिन वहीं रहकर आती है, जिसके कुछ दिन बाद एक दिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तू बार बार उल्टियाँ क्यों कर रही है, सब ठीक है ना? माँ जी पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से उल्टी हो रही है, चक्कर सा आ रहा है। जब सुबह से दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, तूने बताया भी नहीं। चल मैं तुझे ले चलती हूँ। नहीं माँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अभी भी इसे पैसे बचाने की सोच रही है,
कंजूस कहीं की। जब बहू जाने को तैयार नहीं होती तो सास फोन करके डॉक्टर को घर ही बुला लेती है। जब डॉक्टर घर आते हैं और बहू का चेकअप करते हैं। मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है, खास ख्याल रखिएगा। घर वालों को ये खुशखबरी सुनाकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मानवी और पूरा घर इस बात से बहुत खुश होते हैं। कमरे में क्या हुआ? अभी तक तो बहुत खुश थी, अचानक से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं जी, मैं खुश ही हूँ। कंजूस हो, यही सोच रही होगी कि बेबी होगा तो घर का खर्च बढ़ जाएगा, है ना? क्या यार, तुम भी माँ बनने वाली हो। एक औरत के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? खर्चों से डर रही हो? एक बात बताओ, जब होगा तो लोगों को दावत भी तो देनी होगी, तब क्या करोगी? तब तो पागल ही हो जाओगी तुम। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कितना ज्यादा खर्च हो जाएगा तब तो। चिन्मय ने तो मानवी से बस मजाक किया था, लेकिन मानवी इस चिंता में पड़ जाती है कि अब बेबी होने के बाद लोगों को बड़ी दावत देनी होगी, तब तो लाखों खर्च हो जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं। घर में सभी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। 9 महीने कब बीत जाते हैं पता भी नहीं चलता और बहू की डिलीवरी का समय भी आ जाता है और मानवी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। मेरी लाडो कितनी प्यारी है ये। हाँ माँ, गुलाब जैसी गुलाबी और मुलायम है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्यूट से। हाँ भाभी, जब हमारी लाडो इतनी प्यारी है तो प्यारी प्यारी लाडो की खुशी में नेक भी तो बनता है। बुआ हूँ मैं बच्ची की। नेक? हाँ नेक, ऐसा वैसा नेक नहीं, महंगा वाला नेक चाहिए। सोने का हार लूंगी मैं। सोने का हार यानी लाखों का खर्चा? देखो, मैं तो अभी यही हॉस्पिटल में हूँ, एक काम करो, ये नेक ही रख लो। ऐसा बोलकर मानवी अपने हाथ से एक अंगूठी उतार कर नीमा को दे देती है। अंगूठी? अरे डायमंड की है। चलो, मेरी कंजूस भाभी ने इतने प्यार से डायमंड की अंगूठी दी है, यही बात है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब मानवी भी डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई थी। बेटा, आज बच्ची का 6वां दिन है। आज घर में दावत है, सभी को आने को कह दिया है ना? हाँ माँ, डोंट वरी, मैंने सबको कह दिया है। बहू, खाने की सारी तैयारी हो गई है ना? बहू जो कि दावत के खर्चे से परेशान थी। हाँ माँ जी, हलवाई सब आ गए हैं, सारे पकवान बनने लगे हैं। पनीर, चिकन, पुलाव, छोले, पूरी और स्वीट्स में गुलाब जामुन, रसमलाई और आइसक्रीम। अरे वाह भाभी, इतना सब कुछ! आज तो बहुत दिनों बाद इतना सब खा के मजा ही आ जाएगा। कंजूस, अरे इतना सब कुछ बनवाया, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं इतनी भी कंजूस नहीं हूँ माँ जी। अच्छा, कोई मदद चाहिए होगी तो बता देना। जी माँ जी, जरूर। फिर मानवी रसोई में चली जाती है। हे मेरे ठाकुर जी, आज तो मैं बाल बाल बची। इतना सब कुछ बोल तो दिया, लेकिन मैंने तो इनमें से कुछ भी नहीं बनवाया, यहाँ तक कि हलवाई भी नहीं बुलवाया। अब क्या करूँ? अब मानवी सोच में पड़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे। बाहर झूठ तो बोल दिया था, पर अंदर तो कुछ बना ही नहीं था। कुछ देर में सब मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं। अब नीमा और मानवी बहुत अच्छे से सभी को नाश्ता पानी कराते हैं। कुछ देर तक सभी बातें करते हैं। घर में चहल पहल का माहौल होता है और कुछ देर बाद खाने का समय हो जाता है। बहू, खाना लगा ले, समय हो रहा है। जी माँ जी। मानवी किचन में चली जाती है, पर बहुत देर हो जाती, वो बाहर ही नहीं आती। अरे बहू, क्या हुआ? खाना क्यों नहीं लगा अब तक? माँ जी, बावर्ची चिकन और पनीर खुला छोड़ गया था, जिस कारण दोनों में छिपकली गिर गई थी। ये सुनकर सबका मन खराब हो जाता है। अच्छा, एक काम कर, छोले, पुलाव और पूरी बची होगी ना, वही लेकर आ। ठीक है माँ जी। अब मानवी दोबारा किचन में जाती है कि तभी जोर से बर्तन खड़खड़ाने की आवाज आती है। अरे बहू, ये रसोई में क्या हो रहा है? इतने सारे बर्तन कैसे गिर रहे हैं? माँ जी, मैं वो खाना लगाने जा रही थी कि बिल्ली आके कूद गई और रसोई में सब कुछ गिराकर भाग गई। सत्यानाश हो! अब क्या होगा? आज तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। माँ जी, एक काम करती हूँ, दाल चावल ही बनाकर परोस देती हूँ, बाकी पकवान तो भी पॉसिबल नहीं है ना। हाँ ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं, लेकिन जल्दी करना। जिसके बाद मानवी किचन में जाके कुछ देर इंतजार करने लगती है। मैंने तो पहले से ही दाल चावल बना कर रखे हैं, एक काम करती हूँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर खाना लगाती हूँ। मानवी फ्रेश होके आती है और जैसे ही खाना लगाने जाती है, उसके हाथ से दाल का पतीला छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अरे अब क्या गिरा दिया इस लड़की ने? इस बार सास रसोई में आ जाती है और देखती है कि पूरी दाल जमीन पर गिरी होती है। नीलाम करवाती इज्जत आज तूने। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया, माफ कर दो। अरे माफ करने से सब ठीक थोड़े ना हो जाएगा। तभी चिन्मय वहाँ जाता है। आप टेंशन ना लो, मैंने सबके लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया था। नीमा और बुआ मिलकर सबको खाना खिला रही हैं। हे राधा रानी, आज तो आपने इज्जत बचा ली। मानवी,
जो जैसा करता है वैसा ही भुगता है। मुझे पता है तुमने कोई पकवान नहीं बनवाए थे। अरे इतनी भी क्या कंजूसी। देखो इसीलिए लास्ट में सच में खाना गिर गया। माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगी, पक्का कभी भी नहीं। आखिरकार मानवी को उसका करार भुगतना ही पड़ता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो कंजूसी छोड़ देगी? वैसे आप सबने वो कहावत तो सुनी ही होगी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। रश्मि बचपन से ही अपने गायक पिता को देखती बड़ी हुई। वो कभी चिड़ियों की आवाज में गाते तो कभी पास के जानवरों की। एक दिन रश्मि कहती है, पिताजी देखिए तो ये आवाज कैसी है। और फिर वो कोयल की आवाज में गाना गाती है। अरे वाह रश्मि, तू तो बड़ी ही प्यारी आवाज निकाल लेती है। जरा सी मेहनत करे तो बड़ा नाम कमाए इस क्षेत्र में। तभी वहाँ रश्मि की माँ आ जाती है। बस करिए, सारा जीवन तो ऐसी इटपंटा आवाज निकाल कर जिंदगी बिता दी। अब बेटी का जीवन भी बर्बाद करेंगे, इसे दूसरे घर जाना है। अरे तो क्या हो गया, अगर ये इस गायकी में कुछ नाम कमा ले तो बुरा क्या है। बस करिए, जैसे आपने अपना जीवन बर्बाद किया मैं इसे ना करने दूंगी। इसके लिए तो मैं किसी राजकुमार को ही चुनूंगी। रश्मि वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पास की दादी आती हैं। अरे रश्मि की माँ, कब तक छोटे मोटे कार्यक्रम से पैसे कमाओगे? ये देखो, लड़के की फोटो शहर में रहता है, ऊंचे ख्यालों और पैसे वाले लोग हैं। रश्मि पर दिल आ गया है इसका, बोलो तो आगे बात करूं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, भाग्य ही खुल गए हमारी बिटिया के, वरना शहर में शादी तो बस ख्वाब ही ख्वाब है। अरे थोड़ा तो सीख जाने दो, कल को अपने बच्चों को क्या जागीर देगी ये। आप अब भी वही फालतू बात कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं रखा गाने बजाने में, मुझे मंजूर है जी। दादी आप रिश्ता पक्का करा दे। अब रश्मि की शादी हो जाती है शहर के राजन से। देखो रश्मि, हमारे घर के नियम कायदे अलग हैं। माँ थोड़े पुराने विचारों की हैं और मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। रश्मि कुछ नहीं कहती। सास के ताने और क्रूर रवैया आए दिन बढ़ता ही चला जाता है, लेकिन एक दिन तो हद ही हो जाती है। अरे बच्ची पैदा की है तेरी बीवी ने। मुझे माफ कर दो माँ। रश्मि वहीं लेटी सारी बात सुन रही होती है। देख राजन, अगर तू इस घर में अपना हिस्सा चाहता है तो अभी इसी बच्ची को किसी को दे। हाँ नहीं, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे किसी को नहीं देने दूंगी। पागल हो गई है, माँ की बात को टाल रही है। जैसा माँ कहेंगी वैसा ही मैं करूंगा। नहीं, मेरी बच्ची को लेकर कहीं मत जाओ। लेकिन राजन उसकी बेटी को उठाकर ले जाता है। रश्मि पड़ोसी को फोन करती है। शीला बहन, मेरे पति मेरी बच्ची को किसी को देने जा रहे हैं। आप क्या वो बच्ची उससे लेकर मेरे पिता को दे देंगी? हाँ हाँ रश्मि, तुम परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारी बेटी को। रश्मि की बेटी को लेकर शीला उसे उसके पिता के घर दी आती है, जहां अब वो बच्ची दादा से उनकी नई तरीके की गायन कला पर शिक्षा लेती है। गुल्ली ये नाम रखते हैं उसके नाना रश्मि की बिटिया का। एक दिन दादा को कोयल की आवाज आती है। अरे गुल्ली, देख बेटा कैसे कोयल चहक रही है। अरे आप भी ना, ये कोई कोयल नहीं बल्कि ये तो अपनी गुल्ली की आवाज है। और हाँ, उसने तो आपसे भी अलग एक नई कला की खोज की है। नई कला? कैसी नई कला भाग्यवान? गुल्ली अब गाने के साथ नृत्य भी करती है, वो भी बड़ी ही बारीकी के साथ। अब क्या था, नाना जहाँ स्टेज पर कार्यक्रम करते, एक कार्यक्रम होता गुल्ली का। लोग धीरे धीरे उसके इस नए कला का सम्मान के साथ समर्थन करने लगे और हर जगह उसके नृत्य के और गायन के लिए सम्मान मिलने लगे। एक दिन
चाची, अरे ओ चाची, गुल्ली को विदेश में कार्यक्रम करने के लिए बुलाया जा रहा है। पूरे $1,00,000 मिलेंगे। फिर क्या था, नाना की आंख में आंसू आ गए। देखा भाग्यवान, मैं रश्मि के वक्त ही कहता था कि उसे कुछ बनने दो, लेकिन तुम नहीं मानी। देखो, गुल्ली को विदेश तक से कार्यक्रम करने के ऑफर आ रहे हैं। मेरे लिए तो अब मेरी गुल्ली ही रश्मि है। रश्मि के साथ मैंने बहुत ही बुरा किया, जो उसके शौक का सम्मान न करते हुए ऐसे परिवार में उसकी शादी करा दी जहां हम ही उसे देखने को तरस जाते हैं। गुल्ली विदेशों में कार्यक्रम करती है और भी प्रसिद्ध हो जाती है। वहीं एक दिन राजन रश्मि से कहता है, अरे तुम्हारे माँ बाप के पास जो लड़की है ना, वो तो करोड़ों में कमा रही है। कितना नाम है और सुंदरता भी इतनी कि चांद भी फेल है उस बच्ची के सामने। हाँ जी, जानती हूँ मैं। आप बताएं कैसे उसकी याद आ गई? अरे जब इस निकम्मे बेटे को देखता हूँ ना, तो लगता है कि गुल्ली जैसी भगवान बेटी ही दे देता। रश्मि मन में कुछ सोचती है पर राजन से कुछ नहीं कहती। चलो ना, एक दिन हम भी चले और उसके ऑटोग्राफ ले ले। तभी वहां पड़ोसन आ जाती है जिसने गुल्ली को रश्मि के मायके छोड़ा था। अरे ऑटोग्राफ, वो भी अपनी ही बेटी का। अपनी बेटी? ये क्या बोल रही हैं आप? गुल्ली वही लड़की है जिसे तुम उस रात मेरे पास छोड़ गए थे, लेकिन रश्मि के कहने पर मैंने उसे नानी के घर छोड़ा। देखा, आज वो लड़की कितना नाम कमा रही है, और तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुमने उस प्यारी सी बच्ची को छोड़ा, वो आज देश और दुनिया में अपना नाम कमा रही है। रश्मि, क्या ये बात सही है? हाँ, आप मेरी बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे थे तो क्या करती मैं? राजन सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। शायद अब उसे समझ आ जाता है कि उसने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। विमला जौनपुर शहर में अपने पति रमेश के साथ रहती थी। उसका बेटा अमन इटली में नौकरी करता था और एक दिन वो अपने घर वापस आ गया। विमला अपने बेटे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अमन घर तो लौट कर आया, पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ थी उसकी पत्नी एनी। विमला एनी को देखकर चौंक जाती है। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये एनी है, ये आपकी बहू है। बहू? तूने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? हाँ माँ, मुझे एनी से प्यार हो गया था और हम दोनों ने शादी कर ली। विमला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसका बेटा एक फिरंगी बहू लेकर आ गया। नमस्ते आंटी। एनी आंटी नहीं, सासू माँ। ओह ये, सॉरी, माय मिस्टेक। नमस्ते सासू माँ। अरे इसे तो हिंदी भाषा भी आती है। हाँ माँ, मैंने ही इसे सिखाई है हिंदी भाषा। मैं हिंदी भाषा में बात करता हूँ ताकि वो आपसे और पिताजी से भी बात कर पाए। अमन और एनी थोड़ी देर में विमला के साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विमला को अमन के इस फैसले से बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, पर वो फिर भी इसे भाग्य का फैसला समझकर स्वीकार कर लेती है। अगले दिन सुबह जब विमला रसोई में आती है तो देखती है कि वहाँ एनी काम कर रही है। नमस्ते सासू माँ। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। एनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए नाश्ता बना दूं। विमला की सास ये सुनकर खुश हो जाती है और खाने की टेबल पर बैठ जाती है। अमन और रमेश भी वहाँ आ जाते हैं। सासू माँ, ये देखिए, मैंने आप सबके लिए ब्रेड टोस्ट और पास्ता बनाया है। ओफो, ये सब क्या है एनी? कुछ देसी नाश्ता नहीं बनाया? सासू माँ, मुझे तो ये सब ही बनाना आता है। आप ट्राई तो कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। विमला नाश्ता खाने बैठ जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे ये भी कोई नाश्ता हुआ? सुबह सुबह सूखा सूखा सा, और ये क्या मैदा रख दिया है प्लेट में उबाल कर, ऐसा लग रहा है।
विमला अमन और रमेश की तरफ देखती है तो वो चुपचाप नाश्ता कर रहे होते हैं। इन्हें देखो कितने आराम से नाश्ता कर रहे हैं। इतना बेकार बना है सब कि निगला भी नहीं जा रहा है। अभी कोई देसी बहू होती तो गर्मा गर्म पराठे बनाकर खिलाती, पर इस फिरंगी बहू से क्या उम्मीद करूं अब। एक दिन रमा की पड़ोसन घर पर आती है। अरे ओ विमला, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। बेटा विलायत से फिरंगी बहू लेकर आ गया और तूने हमें बताया भी नहीं। अरे इसमें बताने वाली क्या बात थी, मुझे भी कौन सा पता था जो मैं इस बात की दावत देती। अरे तो अब दे देना दावत, इस बहाने सब मिल भी तो लेंगे तुम्हारी उस फिरंगी बहू से। विमला अपने घर मेहमानों को बुलाती है और उसकी सहेलियां भी दावत में आती हैं। तभी वहां एनी भी आ जाती है। एनी ने साड़ी की बजाय एक शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस पहनी होती है। सब उसे देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे विमला, माना कि तेरी बहू विलायत से आई है, पर कम से कम यहाँ तो वो ढंग के कपड़े पहन ली थी। विमला एनी को कमरे में लेकर जाती है। एनी, तुमसे मैंने कहा था कि साड़ी पहनो, तो फिर तुमने ये कपड़े क्यों पहने? सासू माँ, मुझे साड़ी पहनना नहीं आती। ओफो, क्या करूं मैं इस लड़की का। चलो मैं तुम्हें साड़ी पहनाती हूँ। विमला एनी को साड़ी पहनाकर बाहर ले आती है, पर एनी ने साड़ी पहली बार पहनी होती है तो उसे साड़ी में चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। वो मन ही मन सोचती है, My God, this saree is such a pain, so uncomfortable. कैसी हो बहू? नमस्ते आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे तुम तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। अमन ने सिखाया आंटी। हैं? अपने पति का नाम नहीं लेते बहू, तुम्हें कहना चाहिए इन्होंने सिखाया। पर क्यों आंटी, हस्बैंड का नाम लेने में क्या गलत है? हमन भी तो मुझे नाम से ही बुलाता है। अरे बहू, अपने से बड़ों को जवाब नहीं देते हैं। पर आंटी, मैंने तो आपको कुछ कहा नहीं, मैं तो बस। हाय रे विमला, तेरी तो किस्मत ही फूट गई। और लाओ विलायती बहू, कोई संस्कार नाम की ही चीज नहीं है। विमला को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। पार्टी खत्म होती है और विमला एनी के पास जाती है। आज तुम्हारी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा एनी। तुम्हें ना तो इस परिवार की मर्यादा का ख्याल है, ना ही संस्कार के बारे में कुछ पता है। लेकिन सासू माँ, मैंने तो कुछ भी किया ही नहीं। एक तो मेरे बेटे ने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली और तुम्हें इस घर में ले आया, और तुम हो कि यहाँ के तौर तरीके सीखने के बजाय सबसे बहस कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इस घर की बहू बनने में कभी भी कामयाब होगी। सासू माँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी बहू कभी नहीं बन पाऊंगी तो मैं चली जाती हूँ वापस। हाँ हाँ, चली जाओ, यही सही रहेगा। एनी अमन के पास जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस घर में एडजस्ट कर पाऊंगी। मैं वापस जाना चाहती हूँ। नहीं एनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पर तुम कर सकती हो। माँ तुमसे खुश हो जाएंगी अगर तुम और दिल से कोशिश करो तो। एनी सोचती है कि इस बार उसे और अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन विमला रसोई में आती है तो देखती है कि एनी ने साड़ी पहनी हुई है। वो जैसे ही विमला की तरफ देखती है तो उसके पास जाकर पैर छूती है। नमस्ते सासू माँ। हाँ हाँ नमस्ते। तुम तो जाने वाली थी ना, क्या हुआ? हाँ, चली जाऊंगी, पर एक बार दिल से कोशिश करना चाहती हूँ। देखिए, आज मैं आप सबके लिए हिंदुस्तानी नाश्ता बना रही हूँ इंटरनेट से देखकर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सासू माँ, मैं आपके घर के सारे ट्रेडिशंस अच्छे से फॉलो करूंगी। विमला ये सुनकर खुश हो जाती है। यही तो मैं चाहती हूँ कि तू इस घर की जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाए। ठीक है बहू, मैं तुझे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी, तू फिक्र मत कर। सिर्फ एक चीज है जो मैं नहीं सीख पाऊंगी सासू माँ। हैं? वो क्या भला?
एनी अपने हाथ से बेला हुआ टेढ़ा पराठा दिखाती है। इस पराठे को सर्कल कैसे बनाते हैं? विमला और एनी हंसते हैं और फिर एक साथ नाश्ता बनाने लगते हैं। शीना की नई शादी हुई थी। उसकी सास सरला उससे हर बात में बराबरी करती रहती थी। उसे शीना की तारीफ सुनना या करना दोनों ही बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह बहू, आज तुमने पकोड़े तो बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। थैंक यू पापा जी। इतने भी कोई अच्छे नहीं बने हैं, तभी तो राहुल ने 2-4 ही खाए। वो तो मम्मी जी राहुल डाइट पर है ना, इसलिए। अब जुबान मत लड़ा, जरा से पकोड़े क्या बना लिए, खुद को बहुत होशियार समझ रही है। अरे सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो बेचारी पर? आप चुप करो जी, और इसकी झूठी तारीफें करना बंद करो। ये भी कोई पकोड़े हैं? पकोड़े तो मैं बनाती हूँ, बढ़िया जायकेदार। कुछ दिन बाद सरला का पूरा परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाता है। अरे वाह सरला, तेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। कहाँ दीदी, थोड़ा मेकअप करके ठीक लगती है। इसमें वो सुंदरता नहीं है जो मुझ में थी अपनी जवानी के दिनों में। तू भी ना। शीना बेटा, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आंटी जी। ज्यादा खुश मत हो, ये भी तो बता कि राहुल की पसंद की साड़ी है। अब इसे क्या पता कि कब क्या पहनना चाहिए। वैसे मेरी साड़ी कैसी है? अब वो भी अच्छी है, तुम्हारी भी अच्छी है। यहाँ से निकलने में ही भलाई लगती है। अगले दिन देखा राहुल, माँ जी कैसे सबके सामने मुझे बेइज्जत करती रहती है। तुम इन सब बातों को माइंड मत किया करो। माँ का स्वभाव ही ऐसा है, उन्हें किसी की भी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता। अरे पर मैं कहाँ तारीफ करने के लिए कह रही हूँ, पर इस तरह बार बार नीचा दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे छोड़ो भी शीना। कुछ दिन बाद अरे सरला, इस बार कॉलोनी में सास बहू की जोड़ी का डांस कंपटीशन है। तुझे और शीना को भी हिस्सा लेना है। वाव, फिर तो मजा आएगा आंटी। काहे का मजा? अकेले का होता तो मैं सब पर भारी पड़ती। अब ये मेरी बहू तो बस हाथ पैर हिला लेती है। हम कहाँ जीत पाएंगे जी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगी, हम जरूर जीतेंगे। अगर जीते भी ना तो वो मेरी बदौलत होगा। हाँ। सास बहू दोनों तैयारी में जुट जाते हैं। 15 दिन के बाद वो एक गाने पर डांस तैयार कर लेते हैं। कुछ दिन बाद अब कंपटीशन में बस 2 दिन रह गए हैं मम्मी जी। हाँ हाँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि मेरे सामने तू फीकी ना लगे। जी मम्मी जी। अच्छा, मैं जरा मंदिर होके आ रही हूँ, खाना बना के रखना। घर के बाहर से रोने की आवाजें आती हैं। हाय, मैं मर गई, ये क्या हुआ? आए कोई मुझे उठाओ। मम्मी जी, ये क्या हुआ? तूने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा, इसी से मेरा पैर फिसल गया। आय 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 आय। ओ मम्मी जी, चलिए अंदर चलिए। मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ, मोच आ गई है। अब चलिए अंदर, मैं मालिश कर दूंगी मम्मी जी। देख कर चला करिए माँ, अब कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको। अरे ये सब तेरी बीवी की वजह से हुआ है।
मैंने क्या किया मम्मी जी? वो कुछ मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा तूने। अगले दिन मुझे नहीं लगता इस डांस में मैं हिस्सा ले पाऊंगी, कल तू अकेली ही डांस कर लेना। आपके बिना बिल्कुल मजा नहीं आएगा मम्मी जी। मजा तो तुझे खूब आएगा, बस तू जीत नहीं पाएगी। पर अब क्या कर सकते हैं। अगले दिन शीना डांस कंपटीशन जीत जाती है। आज की विनर है शीना, जिन्होंने अपनी डांस पार्टनर अपनी सास के न होने पर भी जज्बा बनाए रखकर सबसे अच्छा डांस किया। जरूर इन निकम्मे जजों से कोई गलती हुई होगी। शीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ये ट्रॉफी उनको देना चाहती हूँ जो इसकी असली हकदार है। मेरी माँ जैसी सास, मेरी मम्मी जी। उन्होंने मुझे कदम कदम पर गलतियां बताई, जिनमें सुधार करके मैं बेहतर बन पाई। उन्होंने ही ये डांस भी तैयार करवाया। अगर वो आज मेरे साथ डांस करती तो आप सब उनको देखते ही रह जाते, पर उनके पैर में चोट लगने के कारण वो आज स्टेज पर नहीं आ पाई। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शीना स्टेज से उतरकर सरला के पैर छूती है और उसे ट्रॉफी देती है। जुग जुग जियो बहू रानी, मुझे माफ कर देना शीना। किस बात के लिए मम्मी जी? तू सब समझती है, मुझे और शर्मिंदा मत कर। आज तूने मुझे माँ जैसी सास कहा है, अब मैं तुझे माँ ही बनकर दिखाऊंगी। हाँ। शिक्षा हमें हर परिस्थिति में स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि दूसरों से बराबरी।